लगातार बात हमारी हो रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। सभी खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अब मैं यहाँ पर अनिल मिश्रा जी का रुख करना चाहूँगा। सर मैं आपके पास मनोज जी आऊँगा क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले मैंने वादा किया था, लेकिन अनिल मिश्रा जी से मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा। अनिल मिश्रा जी, अमेठी जो एक काफ़ी दिनों से कांग्रेस की सीट रही है, हमेशा से वहाँ से जीत आए थे, और मैं स्मृति ईरानी का ट्वीट पढ़ा मैंने, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। यानी कि उन्होंने लगातार मेहनत की जमीन पर और उसका रिजल्ट आज मिल पाया है। जी, उनके अगर इस ट्वीट पर आप बात करें तो ये बहुत पुराना एक दो लाइन की बात कही गई, जिसके गूढ़ में अगर आप जाएं तो न जाने कितने पेजों का ग्रंथ लिखा जा सकता है। शायद और शायद नहीं 100% कहा जा सकता है कि इस नेचर का सबसे कड़ा या अच्छा सच कहे तो यही एक लाइन है कि मतलब इससे सीधा मैसेज जाता है कि आप कुछ भी करें मन से, दिल से, ईमानदारी से अगर करेंगे तो वो सफल जरूर होगा। तो एक तो ये प्रेरणा स्रोत वाक्य है। दूसरा, जहां जिस सेंस में आप बात करना चाहते हैं, देखिए मैं सादा भी एक बात कहना चाहूंगा। हमारे सभी लोग बैठे हुए हैं और राजनीतिक पार्टी से भी हैं, लेकिन आज का दिन मैं नहीं समझता कि राजनीतिक बातें या कमी या अच्छाइयों का विश्लेषण किया जाए, क्योंकि अभी भी देखिए काउंटिंग कहीं ना कहीं चल रही है। अभी वो एक चुनाव जो पर्व था महापर्व देश का, वो लगभग अभी अपने अंतिम चरण पर है। तो मुझे लगता है जीत हार लोकतंत्र का ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है, और कोई भी जीता कोई भी हारा, लेकिन हमें इस जश्न को शायद अभी पूरे मन से तन से मनाना चाहिए। जो जीता है निश्चित रूप से बधाई का पात्र है, जो हारा है वो भी हमारा साथी है। कहीं ना कहीं उसके कंधे पर हाथ रखने की जरूरत है और उसको भी अपना विश्लेषण करने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद ये कहना चाहूंगा, अगर इसके बावजूद आप बात करना चाहते हैं तो बहुत से मुद्दे हैं, बहुत सी लाइन है, कांग्रेस कुछ कहेगी, भाजपा कुछ कहेगी, लेकिन सबका साथ सबका विकास अभी कल के पहले तक ये सबसे मेन लाइन थी। लेकिन निश्चित रूप से मैं बार बार कह रहा हूं, मोदी जी की बड़ाई मैं कभी नहीं करता हूं, शायद आपने देखा हो, जिस पर चुप बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन साथ में उन्होंने जो एक नया शब्द गढ़ा, सबका विश्वास, आज वो सार्थक होता है, क्योंकि उन्होंने सबका साथ सबका विकास लेके चलने का 5 साल का प्रयास किया, और जो रिजल्ट आया आज तक अभी तक, ये शब्द अपने आप जनरेट हुआ है। और ये प्रूव करता है कि हमने जो सबका साथ सबका विश्वास की बात कही, विकास कही थी, उसमें ये विश्वास मिला है। लेकिन सादा भी ध्यान रखिएगा, इसके साथ साथ इस सरकार की कहिए या मोदी जी कहिए या पूरी भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारियां पहले से कहीं कई गुना बढ़ गई हैं। जनता ने जो ये विश्वास दिया है वो बहुत बड़ी, बिल्कुल मुरली मनोहर जोशी ने भी खुद कहा है कि अब जिम्मेदारियां वो बढ़ गई है। वो इशारा बहुत साफ है, क्योंकि विकास के साथ साथ जो 5 या 6 प्रमुख मुद्दे हैं जो इस पार्टी की जड़ में हैं, जहां से ये आज फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं, जिन पर एक कदम भी नहीं चल पाए हैं, और पिछली 5 साल में सरकार ने, जनता ने इनके इस एक्सक्यूज को लिया कि हमें थोड़ा और मौका चाहिए। ठीक है, अब जनता ने मौका दे दिया है, अब आगे, लेकिन अब आगे एक भी दिन का मौका जनता नहीं देगी अगर उसका विश्वास खरा नहीं उतरा। बिल्कुल, विश्वास जीत लिया है, विश्वास के ऊपर खरा उतरना होगा। लेकिन डॉक्टर विशाल जी, अब क्योंकि बात होती है पार्लियामेंट की, लीडर ऑफ अपोजिशन होना बेहद जरूरी होता है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो, मगर यहां पर कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि सीटें बहुत ज्यादा कम हो गई है। अब ऐसे में क्या आगे मैसेज जाएगा, और क्या अब अगर सरकार क्योंकि जाहिर तौर पर मजबूत है तो डिसीजन लेने में तो कोई परेशानी होने वाली है नहीं? अब नहीं, ठीक है, ये बहुत वास्तव में चिंता का विषय है, और लोकतंत्र के लिए हमारे जो कि हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसके लिए भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आज हमारे पास अपोजिशन पार्टी का लीडर लोकसभा में होने के लिए जो मिनिमम संख्या बल है, आई थिंक 55, उससे भी थोड़ा सा जो है हम नीचे है कांग्रेस हमारी, 51 हो रखा है। तो ऐसे में ये मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में सरकार को पक्ष की भी भूमिका निभानी पड़ेगी और विपक्ष की भी भूमिका निभानी पड़ेगी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उसका रीजन ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस संख्या बल के आधार पर कुछ ऐसी गलतियां हो जाएं जिसका खामियाजा इस नवनिर्माण भारत को भुगतना पड़े। तो ऐसे में उनको बहुत चेक एंड बैलेंस का रोल प्ले करना पड़ेगा, उनको प्रतिपक्ष की भी भूमिका अदा करनी पड़ेगी, लोगों के व्यूज को लेने में, लोगों के व्यूज को सुनने में। और मैं फिर कहना चाहूंगा कि एक बार विपक्ष को बैठकर एक बार दोबारा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, कहां गलतियां हुई, क्या सुधार किया जा सकता है, और इन आरोप प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर
कंधे से कंधा मिलाकर नव भारत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। याद रखिएगा सहवाग जी, ये जो हमारा युवा है ये बहुत ही सजग प्रहरी है। बिल्कुल। अब ये कोई बात भूलता नहीं है। बिल्कुल। और हर बात का जवाब ये अपने और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, एक जगह से दूसरे जगह पर याद रहते हैं, ट्वीट निकाल कर दिखाते जाते हैं। उसे ये मालूम है कि हमारे क्या अधिकार हैं, हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे में प्रतिपक्ष अब मुंह नहीं मोड़ सकता, इनको अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी पड़ेगी आरोप प्रत्यारोपों से ऊपर उठकर। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जिस प्रतिपक्ष से मेरा ये निवेदन है कि जो भी शब्द यूज करें पब्लिक प्लेटफॉर्म से, वो शब्द ऐसे ना हो जो हमारे भारत की दशा और दिशा बिल्कुल अलोकतांत्रिक नहीं होने चाहिए। ठीक है अनिमा जी, अब सवाल यहां पर यह भी आ जाता है क्योंकि हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं और उस लोकतंत्र के अंदर जब हम एक दूसरे के ऊपर राजनीतिक कीचड़ उछालते हैं तो उसका मैसेज गलत जाता है। शायद यही वजह रही है इस पूरे कैंपेन के अंदर पर्सनल अटैक वजीर आजम के ऊपर किए गए थे, जिसके बाद उन्होंने इस चीज को भी हथियार बना लिया। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष एक बार फिर विजय होकर इस देश में एक नया गवर्नमेंट फॉर्म कर रहा है, हमें समझना पड़ेगा कि विपक्ष फेल क्यों हुआ। क्योंकि विपक्ष ने मुद्दे से ज्यादा मोदी जी पे प्रत्यारोप लगाया। आप मुद्दे का विरोध नहीं कर रहे थे, आप मोदी का विरोध कर रहे थे। लेकिन आप भूल गए कि पूरी कांग्रेस में जिस तरह का नेपोटिज्म है, आपने देखा कि इस चुनाव में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को भी नहीं कहा गया है। वरना जो 30 साल का आपका बैशन था कांग्रेस का, उसको स्मृति ईरानी जी ने कितनी सफाई से वहां पे साफ कर दिया। तो मतलब राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के जो भी अच्छे काम थे वो राहुल गांधी जी आगे नहीं चला पाए। तो आपने ये नहीं देखा कि मोदी को इस देश ने सच में देश का बेटा माना है, सन ऑफ द सॉइल माना है, और वो एक सीजन्ड पॉलिटिशियन और मतलब एक जो कूटनीति है उनकी, वो तो खैर हमने 3 साल जब वो मुख्यमंत्री थे तभी देखा कि 3 साल लगातार वो मुख्यमंत्री रहते हैं। तो आपने पहली बात तो वो अंडर एस्टिमेट किया। सेकेंड ऑफ ऑल, जब आप देख रहे हैं कि राजनीति हो रही है चेंज की, डिजिटल इंडिया है, हर कोई देख सकता है कि आपका जो कैंडिडेट है वो किस बेसिस पे आ रहा है। ऐसे में आपने चौटाला से लेके हुडा से लेके पूरे परिवारवाद का, वंशवाद का जो एक पूरा हमने नुमाइंदा देखा, उसकी भी हार हुई है इस तरह से। ठीक है, लेकिन मनोज जी, अब क्योंकि जिम्मेदारी आपके ऊपर बहुत आ गई है, चुनौतियां बहुत जारी हो गई है, और जितने भी वादे पिछली सरकार के अंदर किए गए थे और ये एक्सक्यूज दिया गया था कि हमें और मौका मिलना चाहिए, उम्मीद करते हैं कि क्या इन 5 साल के अंदर वो सारी चीजें मुकम्मल हो जाएगी। क्योंकि सबसे अहम मुद्दा यहाँ पर स्मार्ट सिटी को लेकर था। क्योंकि जब भी हम डिबेट आपसे किया करते थे तो जो लीडर थे अपोजिशन के, वो हमेशा ये बात पूछा करते थे कि कितनी स्मार्ट सिटी बनी है, और आपने कहा था कि भाई आपको वक्त चाहिए। आवाम ने आपको वक्त दिया है, क्या वो तमाम जो वादे हैं वो सब अब मुकम्मल हो पाएंगे? निश्चित रूप से सहबाज भाई, वो पूरे होने वाले हैं वो वादे। और 2014 में जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। जो काम किया था उसको, काम को लेकर गए हैं हम लोग। देखिए, ये जो चुनाव हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो पीछे रहा है, लेकिन आगे कौन निकला है? इसमें जनता ही अपने घरों से निकल पड़ी है कि हमें एक ऐसा लीडर चाहिए, एक ऐसा विकास पुरुष चाहिए। मोदी के रूप में ही एक ऐसा विकास पुरुष हमें मिला है जो इतना संवेदनशील है कि जिनको हर चीज की, छोटी छोटी चीजों की भी परवाह है। जैसे टॉयलेट के बारे में बहुत संवेदनशील मुद्दा था, वो जो इज्जत घर हमने जो बनवाया। मैं जवाब देना चाहता हूं अपने मित्र का, और आपके जवाब पे फिर आऊंगा। देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने 1971 में जब लड़ाई हुई थी 1971 की बांग्लादेश के साथ में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुले दिल से समर्थन किया था। देखिए, इनकी दुर्दशा के कारण इनके अंदर ही है जी। इन्होंने बालाकोट में जो हुआ, जो एयर स्ट्राइक हम करके आए, उसके उन्हीं से सबूत मांग रहे थे, सेना के शौर्य का सबूत मांग रहे थे, शहादत उनके ऊपर प्रश्न उठा रहे थे। ये बार बार ऐसी चीजें उठा रहे थे जो एक नेगेटिव नैरेटिव सेट हुआ। इन्होंने मोदी जी पर व्यक्तिगत लांछन लगाए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। इन्होंने किसी भी मुद्दे के ऊपर बात नहीं किया। अगर ऐसे ही ये लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं यहाँ टीवी चैनल पर भी बैठ करके, और बड़ी बड़ी अगर इस दिशा में ये लोग रह रहे हैं, अभी भी अहंकार इनका नहीं गया है, तो मुझे लगता है कांग्रेस का अस्तित्व अब बचने वाला नहीं है। अमेठी में देख चुकी है जनता ने जनादेश दे चुकी है। आप लोग देख चुके हैं अमेठी में कितनी बुरी हार हुई है इनकी। जो इनकी परंपरागत सीट थी आजाद भारत से लेकर अब तक के 1970 और 1998 को छोड़ दे तो लगभग ये लोग उस सीट पर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे मोदी जी ने, वो निश्चित रूप से पूरे किए हैं। जनता के बीच में गए हैं, जनता के बीच में रखे हैं, तभी तो हमें मैंडेट मिला है। अन्यथा क्या कारण है कि आपको मैंडेट नहीं मिला? प्रतिपक्ष के नेता भी नहीं बन पाएंगे आप।
ठीक है, इसके ऊपर रिएक्शन लेकिन लेते हैं। एक बात मैं जोड़ दूं इसमें कि वैसे तो बहुत से टीवी डिबेट्स में मैंने देखा और जी ने भी ऐसे डिबेट्स करवाए थे जिसमें बोला गया है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद ही जो रुझान है इंतखाब के वो मोदी जी के हक में आए, लेकिन आत्मविश्वास जो मोदी जी का था बालाकोट से पहले भी मुझे लगता है वो भी माननीय प्रधानमंत्री के हक में था। उसके कई कारण हैं। आप देखेंगे जो बीजेपी की जीत है उसको आप सिर्फ बीजेपी की जीत या नरेंद्र मोदी के अच्छे काम को अकेले नहीं कह सकते, ऑल्दो वो बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, पर उसके अलावा आप देखिए जिस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। इस साल के चुनाव ने बताया कि यूपी और बंगाल ने एक बड़ा रोल, जिस तरह से इनरोड्स आपने बंगाल में बनाई, जितनी मतलब बहुमत आपको मिली है, 49% का वोट शेयर है आपका वहां पे, उसका रीजन है वहां के जो ट्राइबल पॉकेट्स थे, जंगराम जैसी जो जगहें थी, वहां पे 5 साल से आरएसएस इतना बढ़िया काम कर रहा है। वहां पे एकल विद्यालय चल रहे हैं जहां पे मुफ्त में बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है, जो अभी तक नक्सल अफेक्टेड एरियाज में नहीं हुआ है। दूसरा, हिंदुइज्म का एक बड़ा मुद्दा था, ये हम शायद दरकिनार कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से इनको जब प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ही बनाया गया मोदी जी को, तब से बोला गया कि ये इंक्लाइंड है हिंदुइज्म की तरफ। उसके बाद कांग्रेस का इस पे क्या आता है प्रतिक्रिया कि आज राहुल गांधी एक ऐसे प्रदेश से जीते हैं जहां पे सरेआम दिन दहाड़े गाय को काट के खाया गया, वहीं बना के सड़क पे। तो आप जब हमारा हिंदू मेजॉरिटी देश है तो क्या आपने इतने लोगों को आहत नहीं किया? बिल्कुल, यही है कमजोर विपक्ष, कमजोरियां होती है, यही है आपका वीक अरिथमेटिक्स इंडियन इलेक्शंस को लेकर। ओके, विजय कौशिक जी इसके ऊपर। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि यहाँ पे छदम पॉलिटिक्स हो रही है। शुरुआत किसने की? छदम राजनीति की बात नहीं कर रहा, छदम राष्ट्रवाद की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ जाएगी, स्पष्ट कर लीजिए, कोई भारी पड़ेगा, जनता देख रही है, जनता समझ रही है, ये जनता कांग्रेस सुनिए, ये मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा। मैं बता देती हूँ, ये नेगेटिव पॉलिटिक्स इस देश में बाजवा को गले लगाते हैं। मनोज जी मैं आऊंगा, मनोज जी मैं आपके पास आऊंगा ना। छदम राष्ट्रवाद हम नहीं कर रहे, राष्ट्रवाद हमारी प्राथमिकता है। अगर ये राष्ट्र नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहेंगे? बिल्कुल ठीक है, चलिए मैं रिएक्शन जान लेता हूं। मोदी अगर कांग्रेस आ जाएगी तो ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। इसकी शुरुआत किसने की? यहाँ के अर्बन नेक्सस इन नेक्सस विद कांग्रेस पार्टी ने बोला अगर मोदी रहेगा तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। मोदी जी ने कहा कि मैं चौकीदार हूं, मैं सेवक हूं, तो आपने क्यों कहा चौकीदार चोर है? आपको इसका दूसरा पक्ष बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से जो उसका रिएक्शन जो है वो गलत हो गया। ठीक है विजय जी आप बताएं। पहला मुद्दा ये कहते हैं अहंकार, किस बात का अहंकार? हमारी हार हुई, हमने स्वीकार की, मोदी जी को बधाई दी राहुल गांधी जी ने, क्या अहंकार है? हमारा मेन मुद्दा ये है कि हम सुनिए, आप जो यहाँ बैठ करके अपना अहंकार मेरी समझ में नहीं आता आप इतने परेशान क्यों हैं? कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि जुमलों के दम पर दोबारा आ गए और काट की आंटी बार बार नहीं चढ़ती, इसलिए आप परेशान हैं। मुझे बोलने क्यों नहीं देते आप? क्यों परेशान हैं आप इतने? आप तो जीत कर भी इतने दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं। आप कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है विजय, हमारा फर्ज है, ये देश की जनता मतलब भाजपा से क्लास लेनी पड़ेगी अब हमें। देखिए मजे की बात, मतलब भाजपा में सारे विद्वान कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है विजय जी कंप्लीट कीजिए। देखिए हम आज विपक्ष की भूमिका में है, हम अपना कार्य पहले भी ईमानदारी से निभाते रहे थे, आज भी ईमानदारी से निभाते रहेंगे। इसीलिए 5 साल लग गए हमारे लिए मुद्दा है। ऐसा कोई मुद्दा देखिए ये कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, और वो तब आता है जब आपका मैनिफेस्टो आता है। मैडम बात सुन लीजिए, भारतीय राजनीति में मैनिफेस्टो को कोई दृष्टि नहीं देता है। अनिमा जी कंप्लीट करने दीजिए। ठीक है जी बताएं। हम ये कहते हैं भाई मोदी जी हैं तो कैसे मुमकिन है? हम तो केवल उस मुमकिन को जानना चाहते हैं कि भाई आप धारा 370 हटा देंगे, कैसे मुमकिन है? आप जो है इसे हिंदू राष्ट्र बना देंगे, कैसे मुमकिन है? आप पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, कैसे मुमकिन है? आप इस देश का विकास कर देंगे, रोजगार दे देंगे, रोटी दे देंगे। एक मिनट हम ये चाहते, सुनिए, अरे भाई साहब पहले बोलने दो ना। 2017 में इस देश के अंदर विजय जी कंप्लीट करने प्रोफेसर विशाल जी मैं आपके पास आऊंगा। पावर नहीं है 2017 में, विशाल जी मैं आऊंगा आपके पास। 2017 में इस देश में 12 लाख लोग प्रदूषण से मारे गए और हरियाणा सरकार ने एक पीएलपी एक्ट में संशोधन कर दिया जो अंग्रेजों ने बनाया था कि इस अरावली की श्रृंखलाओं को छेड़ा नहीं जाएगा, इन्होंने उसमें भी चेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ताड़ मारी। आज दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, इसके अलावा और भी बहुत से जिले हैं जहां वाटर लेवल बिल्कुल समाप्त होने के कागार पर है। तो सर आपके पास इतने सारे मुद्दे थे, तो आपके ये मुद्दे कहा थे? मैं ये चीज कर रहा हूँ।
वही मैं चीज समझ रहा हूँ। योजना सुनिए, आज सारे मुद्दे निकल के आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने मुद्दे गायब थे। राहुल गांधी जी ने मोदी है तो न्याय मुमकिन का है। जो मुद्दा उठाया था, क्यों उठाया था? 51 तक सिमट कर रह नोटबंदी गए। एक मोदी बहुत है बड़ा तो घोटाला था। मुमकिन है खुद आपके RTI दो में रिजर्व मुख्यमंत्री बैंक ऑफ हार गवर्नर ने चुके। ये बताया मोदी कि है तो उन्होंने मोदी जी मुमकिन को बताया था कि है देश में आपका कोई काला जनाधार धन नहीं खत्म है, हो चुका है। क्योंकि यहाँ के लोग धन मोदी को है तो प्रॉपर्टी में मुमकिन लगा है कर रखते हैं आज गोल्ड के रूप में। देश में लेकिन मोदी जी देश की निमाने से जनता बहुत ने बड़ा नुकसान हुआ। प्रचंड बहुमत देश से की नरेंद्र अर्थव्यवस्था मोदी जी चौपट हो को गई काफी हद तक। पुनर्निर्वाचित तो किया है। राहुल गांधी जी ने मोदी कहा है कि तो गरीब आदमी मुमकिन में है। धन आएगा, बाजार ये में जाएगा, मोदी गरीब देश का को क्या बात क्या है, मार के आए। तो अर्थतंत्र में जान पड़ेगी। देश आप को लेकिन सर बताइए। आपके इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी क्यों नहीं हुआ ना? एक सर यही तो सवाल है। विजय कौशिक ठीक है, मनोज जी, ओके। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ हाँ। कि माननीय मोदी जी आज आपको दोबारा अरे सर, आपके पास जनादेश कितने- मिला है, कौशिक जी- आप इन मुद्दों पर काम कीजिए, कौशिक करके जी- दिखाइए, कौशिक जी, ना कहिए। आपने मुझे- जी, ये ताली बजा के यूं मत कहना नहीं, कि नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन 2050 कौशिक जी, मुमकिन है। कौशिक जी, भैया, सुनिएगा। इन 5 सालों में कुछ करके दिखा दो। पिछले आबादी में 5 जवाब सालों में देता हूं। आप ठीक है लोग सर, कुछ नहीं कर पाए। ओके। कोई योजना बता दो कंप्लीट देश हो गया को। सर, सर आपका हो गया हमारे पास कंप्लीट। ये सर आपका एजेंडा है, मैं ऐसे ओके सर, करके ओके दिखा सर, देंगे। ठीक है मनोज ये जी, तालियां ना बजाएं कि ठीक है। 2050 में ओके। मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन ठीक है मनोज जी, मनोज जी देखिए मैं बता दूं शाहबाज जी, जी मोदी है तो मुमकिन है। ये लोग 51 तक सिमट कर रह गए हैं। मोदी है तो मुमकिन है। जो वंशवाद की राजनीति ये लोग चला रहे थे, सालों से ढो रहे था पूरा देश, वो खत्म हो गई। इनके बिल्कुल। बहुत सारे मुख्यमंत्री इनके धराशायी हो गए। मोदी है तो मुमकिन है। जो गठबंधन अगर ये जातिवाद की वंशवाद है राजनीति तो करने वाले भगवान थे, श्री राम के पीछे सुनिए, क्यों पड़े सुनिए, हो? क्योंकि भगवान श्री राम ये के साथ में उनके भाई और धराशायी बहनों हो की चुके हैं। अरे मैसेज भैया की जो मूवी सर, आप कंप्लीट कर दीजिए वो हमको। एफिडेविट लेके गए थे कि राम काल्पनिक पुरुष है, सुप्रीम कोर्ट में वो बातें ना बनाए राम की। राम जन्मभूमि का मुद्दा भाजपा का मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट में सबजुडिस मामला है। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता है, भारतीय जनता पार्टी ही राम मंदिर का, भव्य राम मंदिर का निर्माण कराएगी। और 370 की बात जो कर रहे हैं, हाँ, कब मोदी है हटाएगी तो मुझे? मुमकिन है। मोदी जी देख लीजिएगा, आप देखिएगा आने वाले समय में 370 भी हटने कितने वाली समय है, में? 2050 ये भी का हटने इंतजार वाली करना है। पड़ेगा क्या? राम जन्मभूमि का मुद्दा भी, भव्य राम मंदिर भी बनने वाला है। मोदी के काल में ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। मोदी के काल लेकिन में कब? आप बता मैं ये देना कि बता एक रहा साल हूं, में, 2 साल आज में ही कब अखबार में पढ़ना चाहते थे क्या कि 370 हट आप जाए? डिबेट कब तक में आप बैठ पाकिस्तान को करके- तो आप क्या चाहते थे? आज ही अखबारों में आ जाए कि 370 हट गया। 370 एक दिन में खत्म आपने कर दिया। 55 साल कमाल आपकी सरकार थी। 5 साल अरे आपकी ये सरकार आपने में खत्म कर दिया। देखिए, आप जब चुनाव आता है तो बताइए। आप जब चुनाव आता है यही चीज गलत है। आप जब चुनाव आता है तो न्याय की डिबेट में ये सब नहीं होना चाहिए। वन बाय वन हो गई है, इसलिए अफस्वा कानून को भी खत्म करना चाहते हैं, सेडिशन एक्ट को खुद खत्म आपकी करना पार्टी चाहते हैं। ने कहा कि अरे आप भैया, सभा कानून 370 की बने समीक्षा रहना होगी। चाहते हो? आपके ये मैनिफेस्टो दोगली में नीति है, छोड़ दो। मोदी जी के बयान ये मेरे पास दोगली है। नीति छोड़ दो। मेरे ये पास देश सबूत ने है इस नकार बात दिया के। आपको। इसके अलावा असम में आपने जवाब दे रहा कई जिलों से था, लेकिन आप हटाया नहीं, कंप्लीट हटाया। कर मनोज जी को कंप्लीट कर दीजिए। काबिल नहीं ठीक है। है। मैं बोल रहा हूं देश नकार चुका है। टीवी चैनल पर बैठ करके भ्रमित करने का प्रयास ना करें। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जिन मुद्दों पर आई है, उन आशाओं और आकांक्षाओं को, जनता की आकांक्षाओं अरे को तो बता पूरा दीजिए करेंगे। कि हम ऐसे ठीक है, पूरा चलेगा। करेंगे, आप दोनों का बताओ। आप दोनों का रिएक्शन हो गई है। हम ही पूरा करेंगे। मैं बहुत देर से अनिल मिश्रा भैया, जी ठीक है, शुरू कैसे बनेंगे? अनिल मिश्रा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे भारतीय हैं। जनता मनोज पार्टी जी ने- मनोज जी इंतजार कर रहे हैं अनिल मिश्रा जी से। मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं क्योंकि मोदी जी के ठीक है, नेतृत्व में ही ये सब पूरा होने वाला है। आप ठीक है। भी देखेंगे ओके। कितना इसका रोक चलेगा। है, क्या उम्मीद आगे आगे उम्मीद है देखिए होता है क्या। इसीलिए अवाम ने यहाँ पर चुना है। मैं एक चीज समझना चाहूंगा अनिल मिश्रा जी आपसे। मैं एक पढ़ रहा था, पाकिस्तान का अखबार द न्यूज ने एक न्यूज छापी है और उसके अंदर लिखा है कि संघर्षरत विपक्ष और 20 करोड़ मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए ये जीत 2014 के चुनाव नतीजों से भी ज्यादा असहज करने वाली है। यानी कि इसको भी एक बार फिर से पाकिस्तान मुद्दा बनाना चाहता है, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करने की कोशिश कर रहा है वो। बिल्कुल। देखिए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है या पाकिस्तान जिस तरफ बढ़ना चाहता है, पाकिस्तान का जो उद्देश्य है, वो सब जानते हैं, जग जाहिर है। पाकिस्तान तो कभी नहीं चाहेगा कि हिंदुस्तान का किसी भी तरह से भला हो। वो इस जीत पर हम नहीं कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जब भी कोई बड़ा कदम उठाया, अच्छा काम हुआ, तो उसमें उसने कमी या कहीं न कहीं जो उसकी तुष्टीकरण की राजनीति है, जिसपे उसका हित साधता है, तो उसको तो बयान देना है। तो हम तो नहीं समझते कि पाकिस्तान के स्टेटमेंट पे या पाकिस्तान में पेपरों में, कॉलम में क्या लिखा जा रहा है। शायद पाकिस्तान को अहमियत हमारे देश में राजनेताओं द्वारा या चर्चाओं में कुछ ज्यादा ही दे दिया जाता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की वो औकात, मैं शब्द यूज करता हूं कि है नहीं, कुछ पर हम लोग चर्चा करें। तो उनके कॉलम से या उनके नेताओं के बयान से, और भी
मैं बता दूं कि वो आतंकवादी संगठन और वो तो छोड़िए, जो वहां के नेता पक्ष विपक्ष के हैं, मैं नहीं समझता, क्योंकि जो अपने घर में ही अपनी सारी कमियों के गट्ठर पे बैठा हुआ, उसमें से एक भी नहीं सॉल्व कर पा रहा है, वो दूसरे की तरफ आंख उठा के क्या देखता है? मंदी के कगार पे पहुंच गया आज के टाइम में। आप मंदी का मतलब आप देखें, इससे बड़ी मंदी हो ही नहीं सकती। वहां भुखमरी का कगार है। अगर यही जो 6 अरब डॉलर का भी सहायता न मिला होता तो वहां तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे सरकार के पास। तो उस पर अगर हम लोग न जाएं तो ज्यादा अच्छा होगा। हम भारत में रहते हुए भारत की राजनीति पर बात करते हुए आगे की तरफ अगर हम देखें, बहुत क्लियर बोलना चाहता हूं, हमारे देश में इन राजनेताओं के द्वारा भी होता है, अक्सर पाकिस्तान और बांग्लादेश और इस तरह के नाम ले लिए, तो कहीं ना कहीं हम पीछे जाते हैं। हमें बल्कि आंख उठाकर देखना चाहिए। हमें चाइना, अमेरिका, रशिया जो एक बहुत वेल डेवलप्ड है, उनकी अच्छाइयों को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं फिर बार बार कहूंगा, जैसा भी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं या हमारे भाई मिश्रा जी ने, डॉक्टर साहब ने बोला है, तो एक बहुत छोटे में शॉर्ट में कह दूं कि देखिए, प्रतिपक्ष निश्चित रूप से पक्ष जो हमारा विपक्ष है तो वो कमजोर हुआ है। तो कमजोर इस सेंस में हुआ जो पिछला 5 साल था कि नेता पक्ष का पद नहीं पाया, इस बार भी नहीं पाएगा, 4 या 3 सीट कम पड़ रही। लेकिन ये कहना कि पक्ष विपक्ष कमजोर रहेगा, अगर आप पूरा टोटल विपक्ष को देखें तो कहीं मैं समझता हूं उस नेता पद के, विपक्ष के नेता पद से मजबूत विपक्ष उस सदन में मौजूद रहेगा। अलग बात है कि उनके झंडे अलग हैं, उनका नाम अलग है, तो मोदी जी के लिए राह आसान नहीं होगी। लेकिन साथ में हम ये समझते हैं और ऐसा सभी को समझना चाहिए, सभी रहे कि देश हित में, समाज हित में बात करते हुए जिस दिशा में सरकार अच्छे कदम उठाए तो निश्चित रूप से उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। हाँ, अगर कहीं लगता है कि देश हित, समाज हित के खिलाफ कोई बात जा रही है तो ये अधिकार बनता है, और अधिकार नहीं बनता, कर्तव्य बनता है विपक्ष का कि पूरे जोर शोर से आवाज उठा। बिल्कुल, मुद्दे जब तक नहीं उठेंगे तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहे, आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल यहीं पर है कि अब आने वाले वक्त में 5 साल और मिले हैं मोदी हुकूमत को, और जितने भी पुराने काम रह गए थे जिनको करने के लिए अभी वक्त चाहिए था, तो एक बार आवाम ने फिर से प्रचंड बहुमत दिया है और कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है, और उम्मीद करते हैं कि हर काम जितना भी नामुमकिन था अब वो मुमकिन हो पाएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत।